इस ज्योतिष चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कड़ी जो पिछली चल रही कड़ी कि विषय का चुनाव शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे करते हैं, जैसे इंटरमीडिएट स्तर पर, ग्रेजुएशन के लेवल पर और पीजी लेवल पर, तो उसी श्रृंखला की आज अगली कड़ी है जिसमें हम आज ये चर्चा करेंगे कि किसका दिमाग और किसका इंटेलिजेंस आर्ट के विषय के ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहेगा या किन की बुद्धिमत्ता इस क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी। जैसा कि आर्ट का विषय एक बृहद विषय माना जाता है, इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और भी कई सारे इसमें विषय शामिल होते हैं। तो इतने सारे विषयों की चर्चा करना तो थोड़ा मुश्किल है, या कह सकते हैं कि इस छोटे से वीडियो में असंभव सा है। फिर भी हम अगर विषयों के चुनाव की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा के लिए दो चीज़ें मायने रखती हैं, एक लेखन और एक वाचन, यानी लिखना और बोलना। तो जहाँ तक लिखने की क्रिया है इसको नियंत्रित करता है शुक्र ग्रह और बोलने की क्रिया को नियंत्रित करता है बुध ग्रह। बुध और शुक्र दोनों मिलकर किसी को भाषा के क्षेत्र में प्रवीणता प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति लेखन और वाचन दोनों में उत्तम कार्य करेगा। अब यहाँ पर बुध को अर्थशास्त्र का भी कारक माना गया है, विश्लेषण के विषयों का भी कारक माना गया है, गणित का भी कारक माना गया है। तो हम कैसे समझें कि ये भाषा के क्षेत्र में होगा या अन्य क्षेत्र में? तो भाषा के क्षेत्र के लिए हम तत्वों की बात करते हैं, तो भाषा के लिए हम वायु तत्व की राशियों को प्रमुखता देंगे। यदि बुध पर वायु तत्व राशियों का प्रभाव है, वायु तत्व ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कार्य करेगा। जैसे राहु और बुध का योग हो तो व्यक्ति किसी विदेशी भाषा में पारंगत हो सकता है, बोलने की कला में उसकी पारंगतता होगी। वैसे ही यदि शुक्र के ऊपर यदि वायु तत्व राशियों के साथ साथ वायु तत्व राहु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति विदेशी भाषा को लिखने का या उसमें पारंगत हासिल करते हैं। अब अगर हम बात करें इतिहास या भूगोल की, तो भूगोल एक बृहद विषय है, इसके कई आयाम हैं। सामान्यतः हम भूगोल को ये देखें तो इसे हम गुरु और शनि दोनों से देखते हैं। यदि गुरु और शनि का सामंजस्य बन रहा है, जैसे गुरु और शनि की राशि में हो या शनि गुरु की राशि में हो, या इनका परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो और ये किसी भी तरह से 1, 5, 9 भावों से जुड़ रहे हों, तो व्यक्ति भूगोल के क्षेत्र में भी अच्छा करता है, यानी ज्योग्राफी उसका फेवरेट विषय हो सकता है। इसके साथ साथ पुनः विषयों के चुनाव में ग्रहों के साथ साथ राशियों का, राशि तत्वों का बहुत महत्व है। सामान्यतः वायु तत्व की राशियाँ और पृथ्वी तत्व की राशियाँ आर्ट विषय में पारंगतता देती हैं। वहीं पर जो अग्नि तत्व की राशियां हैं और जल तत्व की राशियां हैं, ये रिसर्च के क्षेत्र में, गहन अध्ययन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आदमी का झुकाव पैदा करती हैं। अब अगर हम इसके साथ अन्य विषय की बात करें, जैसे समझिए मैंने अभी भाषा की बात की, यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा में निपुण है तो पूरी उम्मीद है कि उसकी कुंडली में राहु, शुक्र और बुध का संयोग बन ही रहा होगा। इसी प्रकार यदि कोई संस्कृत में निपुण है तो उसकी कुंडली में केतु का योग बनेगा। केतु मूल के कारक हैं, तो संस्कृत हमारी मूल भाषा है, इसी से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अगर हम इसके साथ बात करें अन्य विषयों की, तो प्रशासनिक अगर विषय की बात की जाए तो सूर्य, यदि हम प्रशासन के साथ अगर प्रबंधन की बात करें तो उसके बारे में, यानी पब्लिक एडमिन जो एक विषय होता है उसके बारे में बात करें तो इसके लिए शनिदेव। यदि हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो राहु और सूर्य। इस प्रकार विभिन्न विषयों के कॉम्बिनेशन को हम विभिन्न ग्रहों के कॉम्बिनेशन प्लस उनकी राशियों से आंकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण कुंडली के द्वारा कि व्यक्ति किस विषय में अच्छा कर सकता है और अगर वो कर सकता है तो क्यों कर सकता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि किसी भी क्षेत्र में कौन सी राशियाँ बली होती हैं, इनको जानने के लिए चंद्रमा का नक्षत्र पुरुषार्थ एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दो चीज़ें, एक तो होरा, किस होरा में बच्चे का जन्म हुआ है, प्रथम होरा या द्वितीय होरा, यानी सूर्य का होरा या चंद्र का होरा। ये पहली कुंडली एक IRS की है जिन्होंने इंटरमीडिएट तक विज्ञान विषय से पढ़ाई की, लेकिन उसके आगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर ज्योग्राफी को एक अपना विषय चुना, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर विषय में आगे जा सकें। तो यदि हम इनकी लग्न कुंडली की बात करें तो लग्न कुंडली में जलीय राशि हैं। जलीय राशियाँ हमेशा शोध को प्रेरित करती हैं। शोध का मतलब है बृहद अध्ययन, गहराई तक अध्ययन, वो चीज़ें जो एक किताबों से नहीं, आपको कई किताबों से ढूंढनी पड़ती हैं, कई स्रोतों से ढूंढनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर लग्न त्रिकोण में जलीय राशि का पूरा दबदबा है। इसके अलावा क्योंकि शोध का विषय है, कई डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, इसमें तकनीक का भी प्रयोग होता है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्न पर मंगल जो कि एक तामसिक ग्रह है उसका प्रभाव है। उसके अलावा गहन शोध और विस्तार के लिए हम गुरु को सदैव ऊपर मानते हैं। यदि आप किसी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पंचम भाव में अगर देखें तो गुरु वक्री है और जलीय राशि में है, जो कि अपने आप में एक शोध की राशि है। वृश्चिक राशि को शोध की राशि कहा गया है। इस शुक्र किसी चीज़ में प्रवीणता देते हैं, उसके लेखन शैली में, वाचन शैली में, शब्द की शैली में, और ये हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी समझ को भी अच्छा पैदा करते हैं। और यहाँ पर शुक्र डुबल राशि में है। लग्न त्रिकोण में नवम भाव में डुबल राशि का मतलब है आदमी के अंदर दो तरह का स्वभाव होगा। तो यहाँ पर दो तरह का स्वभाव हम समझ सकते हैं कि एक तो वैज्ञानिक और दूसरा ज्योग्राफी विषय। दोनों का कोई तारतम्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की दोनों में प्रवीणता है। अब यहाँ अगर हम शोध की बात करें, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो गहन अध्ययन के लिए जो भाव होता है वो 8वां भाव होता है। यहाँ 8वें भाव में वायु तत्व की राशि है और शनि उसमें विद्यमान है। शनि अपने आप में भूगोल या भूगर्भ के कारक हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1, 5, 9 इन तीनों में, इसके साथ साथ अष्टम भाव में शनि का, उसके बाद गुरु का, शुक्र का और मंगल का प्रभाव है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो मंगल और लग्नेश यानी चंद्रमा, इन दोनों पे कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। चंद्रमा राहु के साथ है और मंगल की दृष्टि राहु पर आ रही है। तो राहु अपने आप में प्रशासन या राजनीति का कारक होता है। प्रशासन यदि अगर ये शुक्र के साथ जुड़े और यदि ये चंद्रमा के साथ जुड़े तो सामाजिक प्रशासन में ये भागीदारी करता है, जो कि IRS एक प्रकार के सरकारी तंत्र का हिस्सा है। यदि इसी कुंडली को हम कारपुरुष की कुंडली से तुलना करें तो भी वहाँ पर कुछ ऐसे ही योग बन रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में टिप्पणी से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम D9 में चंद्रमा का पुरुषार्थ समझते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का पुरुषार्थ वायु तत्व की मिथुन राशि में है। यानी वायु तत्व राशियाँ बली हैं। वायु तत्व राशियाँ चलगामी या चर होती हैं, इनकी गतिशीलता होती। तो ऐसे विषय जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जैसे राजनीति हुआ, इसके अलावा हमारा प्रशासन तंत्र हुआ, भौगोलिक व्यवस्थाएं हुई, इन सब चीज़ों में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये उस तरफ के झुकाव को दर्शाता है। D1 और D9 के बाद हम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को समझने या समझाने वाली जो मूल कुंडली होती है, चतुर्विशांश कुंडली यानी D24, हम उस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर D24 कुंडली में लग्न त्रिकोण में अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। अग्नि तत्व की राशियाँ वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक झुकाव को बताती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आर्ट विषय भी लेगा या कोई सा भी विषय लेगा, कॉमर्स लेगा, तो यदि वो वैज्ञानिक यानी कि जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, अगर वो पूरी तरह से लागू नहीं हो रहे हैं तो उस पर वो जल्दी से तैयार नहीं होगा। वो मान लो वाली विद्या पर कम विश्वास करता है, वो जान लो वाली विद्या पे ज़्यादा विश्वास करता है। इसी प्रकार लग्न त्रिकोण के अलावा यदि हम भाषा के लेखन शैली की बात करें तो उसके कारक शुक्र अपनी उच्च राशि में है, जो चतुर्थ भाव में है, कर्क में। इसके बाद अगर हम बात करें अष्टम भाव, जो कि शोध का विषय है, जो कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, उसे वो वृश्चिक राशि से इंगित होता है, कालपुरुष की, और अष्टम भाव से। यहाँ पर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और उसमें शोध के कारक गुरु मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया, गुरु किसी चीज़ के बृहद अध्ययन के मुख्य कारक होते हैं। अब हम अगर बात करें पंचम भाव की, पंचम भाव का सूर्य तुला राशि में है, जो तुला राशि भी वायु तत्व की राशि है। मैंने पहले भी बताया था, वायु तत्व की राशियाँ बली होंगी क्योंकि चंद्रमा वायु तत्व के पुरुषार्थ में है। तो यहाँ सूर्य भी अपने आप में बली है। चंद्रमा भी यहाँ पुनः वायु तत्व की राशि में है, जो कि उसका पुरुषार्थ की राशि भी वही थी। यहाँ पर राहु एक वायु तत्व का ग्रह है, उसकी जो दृष्टि है वो गुरु पर पड़ रही है। शनि वो भी वायु तत्व का ग्रह है, जो कि लग्न में है, और शनि पर सूर्य का प्रभाव है, जो कि वायु तत्व की राशि से है। इस प्रकार वायु तत्व का यहाँ पर प्रबल योग बन रहा है। और अगर हम बात करें तो दो जलीय राशियाँ, एक कर्क जिसमें शुक्र विद्यमान है जो कि लेखन शैली को, और एक वृश्चिक राशि जो कि दर्शाता है शोध को, यहाँ पर गुरु और शुक्र दो सात्विक ग्रह मौजूद हैं। नवम भाव जो कि उच्च शिक्षा का भाव है, वहाँ पर मंगल और बुध मौजूद है, और मंगल और बुध का चंद्र से सीधा संबंध बन रहा है। भाषण शैली यानी अगर आप इंटरव्यू वगैरह की बात कर रहे हैं तो जिसका बुध कमज़ोर होगा वो इंटरव्यू में या लिखने की कला में उसकी जैसे राइटिंग अच्छी नहीं होगी, हो सकता है वो तथ्य बड़े अच्छे लिखे लेकिन उसका प्रदर्शन यानी जो उसका
लेखन का तरीका होगा वो अटपटा होगा। वहीं पर वो जब बोलेगा तो हो सकता है उसकी बातों में बहुत गहराई हो, लेकिन उसकी बातों की तारतम्यता नहीं बनेगी। तो यानी इंटरव्यू में सफल होना है तो बुध, और अगर आपको लेखन में सफल होना है तो शुक्र, ये 2 ग्रह नियंत्रित करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि शनि प्रशासन के कारक हैं और यहाँ शनि लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति पैदाशी रूप से प्रशासनिक सोच का होगा। या ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक नॉर्मली अपने घर में भी हर एक चीज़ को अपने लेवल से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट होता तो वहाँ से छोड़ देते हैं या हट जाते हैं। तो यहाँ पर लग्न तत्व पे, यहाँ पर लग्न में अग्नि तत्व की राशियाँ यानी तकनीकी सोच, शनि का प्रभाव यानी वायु तत्व, और अन्य ग्रह भी वायु तत्व से ही प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक के अंदर आर्ट विषय को लेकर के झुकाव अच्छा होगा। वायु तत्व की राशियाँ अपने आप में व्यापार के भी कारक हैं, लेकिन व्यापार के लिए हमको देखना पड़ता है राहु, बुध और शुक्र, इन तीनों की राशियाँ अगर व्यापार की यानी वायु तत्व या पृथ्वी तत्व में जा रही हैं, तब तो व्यक्ति का झुकाव व्यापार की तरफ होगा, अर्थशास्त्र में होगा। पृथ्वी यदि ये वायु तत्व के में हैं और जल तत्व में हैं तो इनका झुकाव अन्य विषयों की तरफ होगा। तो जब कभी भी हम विषय की बात करते हैं तो उसमें ग्रह, 7 ग्रह से इतने सारे विषयों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें ग्रह, राशि और नक्षत्र, इन सब को एक साथ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जातक ने किसी विषय का चुनाव क्यों किया, और किया तो क्या उसको लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो क्यों हुआ। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। इसके साथ ही अन्य कुंडलियाँ हैं जिसमें कि लॉ के बारे में है, भाषा के बारे में है, जिन्होंने भाषा का चयन किया और वो आज भाषा के अध्यापक हैं, जिन्होंने लॉ का चुनाव किया और आज वो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, उनकी भी कुंडली है। उम्मीद है आप उसमें लिखी हुई टिप्पणियों से उसे समझ पाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई शंका या कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिखें, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ये समझ में आया हो तो कृपया से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं हम अगली कड़ी में ज्योतिष के मूल सिद्धांतों पर। तब तक के लिए बने रहिए। आप सबका धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।